सबसे पहले मैं इस सभागार में उपस्थित बच्चों का ध्यान इस मंच की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और आपको भाषण नहीं सुनना है। मैं भी एक शिक्षक हूँ। ये और बात है कि आज आपके साथ इंटरेक्शन का अवसर मिला है और मुझे ये ज्ञान है कि आप बहुत ही अनुशासनप्रिय बच्चे हैं। तो 40 मिनट जैसे किसी शिक्षक को आप कक्षाओं में सुनते हैं, मेरी भी बात को आप सुनेंगे और सुनेंगे। अगर अमल में लाने लायक होगा तो जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ एक बार आप जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि आप 10 मिनट तक का ये सहयोग बनाए रखेंगे और फिर आगे का ये क्रम जारी रखेंगे अगले वक्ता के आने तक। बच्चों, सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए मंचस्थ नगर संचालक आदरणीय प्रहलाद जायसवाल जी, जिला प्रचारक श्रीमान कमलेश जी भाई साहब और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे और मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले इस संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमान अनिल विश्वकर्मा जी, संघ ने एक कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है, उस रूपरेखा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इस निमित्त कुछ लोगों को ये दायित्व सौंपा गया है। उसी क्रम में हमारे बीच सह संयोजक अमृत महोत्सव परम मित्र डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी उपस्थित हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इस कार्यक्रम में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मातृशक्ति की प्रति आदरणीय बहन रीना पासी जी, आप भी मंचस्थ हैं। मैं वाणी के माध्यम से आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह एहसास हो रहा है कि यह छुट्टी का समय है, बच्चे घर जाते हैं और आपके मन में एक उथल पुथल चल रही है, लेकिन मैं प्रश्न के माध्यम से अपनी बात स्वीकार करूंगा, आरंभ करूंगा। बच्चों, साइंस के विद्यार्थी कितने, अगर आप हाथ ऊपर उठाइए। धन्यवाद। देखिए, दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है। नजर जिस तरीके की होगी, हमारा नजरिया भी उसी तरीके का बनेगा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम इसको मां मानते हैं और उसके पीछे विज्ञान की सहमति भी है, उसके पीछे आध्यात्म की शक्ति भी है, उसके पीछे आप जिस तरीके से उनको जोड़ लें, वो तर्क इस बात को प्रमाणित करता है। जो श्लोक आपने सुना होगा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि हम सभी 9 महीने का समय मां के गर्भ में बिताने के बाद इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कोई ऐसा है जिसने 9 महीने का समय मां के गर्भ में नहीं व्यतीत किया है? मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात से सहमत होंगे। गर्भ में रहने वाले बच्चे को पोषण कैसे मिलता है? गर्भ में रहने वाले बच्चे का जीवन किसके जीवन पर निर्भर है? आज जरा अपने दिमाग का प्रयोग करिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मां के ऊपर पूरी तरह उस बच्चे का अस्तित्व, पूरी तरह उस बच्चे का जीवन निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि उस आहार नाल से बच्चा जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से वह भोजन ग्रहण करता है, जिसके माध्यम से उसका अस्तित्व मां के गर्भ में बना रहता है।
उसी तरीके से हमारा भी रिश्ता इस धरती पर पैदा होने के बाद इस जमीन के टुकड़े से मां के रूप में जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ तो नाल और नाड़ का संबंध है ही नहीं, लेकिन वो संबंध हमको आपको दिखाई नहीं देता है, उसको महसूस करने की जरूरत है। जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारा जीवन ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। क्या बिना ऑक्सीजन के आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना भोजन के, बिना पानी के कुछ क्षण तक जीवित रहा जा सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हमारे आपके जीवन की कल्पना बिल्कुल नहीं। तो जिस तरीके से मां के गर्भ में रहते हुए नाल से जुड़ करके हम पोषण प्राप्त करते हैं, उसी तरह से धरती मां पे रह करके हम अपने जीवन की विविध क्रियाओं को संपादित करते हैं और हमें खुराक, हमें ऊर्जा, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन, पानी, भोजन यह धरती मां मुहैया कराती है। तो यह हमारी माता हुई कि नहीं हुई? इस मां के प्रति हमारा कोई दायित्व है कि नहीं है? उस दायित्व को प्राणपण से निभाने के लिए कितने लोग कमर कस के तैयार हैं? हाथ ऊंचा करिए। इस मां की सेवा के लिए धन्यवाद। तन, मन और जीवन यह लगाना होगा, तब जाकर के हम भी सुखी रहेंगे और यह धरती माता भी गौरवशाली ढंग से अपने बच्चों का, हम आप सभी का भरण पोषण करती रहेगी। अब हम आते हैं अमृत महोत्सव के ऊपर। इस समारोह की आवश्यकता क्यों? सामान्य तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी की तिथियों को हम मनाते हैं और राष्ट्रभक्ति की बात औपचारिक ढंग से कुछ लोग तो राष्ट्रभक्ति को जीते हैं और कुछ लोग औपचारिक ढंग से उसकी खाना पूर्ति करके और कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। इस मंच पर जितने लोग विद्यमान हैं, इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, मेरी समझ से सबसे बड़ा देशभक्त आप हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी के रूप में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और भावी भारत इस मंच के सामने बैठा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति बहुत ही विशाल है। यह कोई नया देश नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। बीच का कालखंड ऐसा रहा कि हमने गौरव बोध करना बंद कर दिया। हमारे सम्मुख मातृशक्ति बैठी हुई है, ये बच्चियां। आप याद करिए रानी झांसी के उस जौहर को, रानी झांसी के उस वीरता और अदम्य साहस को, जिसके एक हाथ में तलवार, पीठ पे बच्चा लगा हुआ है और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए अपने किले से वो निकल पड़े। आजादी का इतिहास मुट्ठी भर लोगों की कहानी नहीं है। आजादी का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है, बलिदानों का इतिहास है। इस इतिहास को अपने खून से लिखने का काम किया है इस देश के रणबांकुरों ने। आपको शायद ये बात बताई गई होगी, मैं उसको पुनः दोहराना चाहूंगा। आजादी के आंदोलन में इस टाउन नेशनल इंटर कॉलेज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1942 में जब आजादी की जंग अपने चरम पर थी, इसी संस्था के एक शिक्षक, परम आदरणीय स्वर्गीय कांता प्रसाद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में शिक्षक और विद्यार्थियों का समूह निकल पड़ा और राजवाड़ी स्थित जो हवाई पट्टी है उस पर कब्जा कर लिया। ये बात कल्पित बात नहीं है, ये आप गाजीपुर गजेटियर को उठा करके देख लीजिएगा, वहां आपको इसका संदर्भ मिलेगा। ऐसी विभूति इस संस्था में किसी जमाने में अध्यापक रहे हैं, ऐसे लोगों के त्याग
कि जो नई पीढ़ी है, जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है, उसको इस बात की प्रतीति कराई जाए कि आजादी कितने संघर्षों के बाद प्राप्त हुई। कुछ लोग जो स्वप्न देखते हैं और अपने खराब मंसूबों को पूरा करने के लिए नारे करते हैं, उन लोगों को भी जवाब मिल सके जो ये कहते हैं कि भारत में वे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे सिर्फ इन लोगों को भी इस बात की भनक लगे कि नहीं, इस देश का बच्चा इस देश का नागरिक जागरूक है, अपने अतीत की गलतियों को दोहराएगा नहीं और भविष्य की नई इमारत लिखने के लिए कमर कस करके तैयार है। मित्रों, इस देश में किसी राजा के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, किसी शक्ति संपन्न व्यक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इस देश ने उस व्यक्ति की पूजा की है जिस व्यक्ति ने त्याग और बलिदान से देश और समाज के लिए कुछ किया है, देश और समाज के लिए जो जिया है। ऐसे लोगों को भारत की जनता, भारत के लोग सर आंखों पर बिठाते हैं। जो लोग मर्जी से अपने जेल जाया करते थे और मर्जी से अपने बेल सैंक्शन करवाया करते थे, वो लोग काला पानी की सजा भुगते लोगों के देशभक्ति में अगर संदेह पैदा करते हैं तो ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है और अमृत महोत्सव जैसे आयोजन इस देश में हुआ करेंगे। मैं इस देश की जनता के हवाले से दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है, हक जितना तुम्हारा है हक उतना हमारा है। कितना संदेश पैदा कर रहे हैं गांव गांव में। अगर हम आप अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें, अपने आस पड़ोस के इतिहास को ढूंढने की कोशिश करें, तो हमको ये ज्ञात होगा कि हर परिवार का, हर व्यक्ति का, हर गांव का कहीं न कहीं योगदान आजादी की लड़ाई में रहा है। और उस गौरवशाली क्षण को, उस गौरवशाली अतीत को पुनः याद करते हुए भविष्य की नई गाथा लिखने के लिए हमें तैयार रहना है। बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आप सबका आह्वान करूंगा कि आप अपने अतीत को जानिए और गौरव बोध करिए। पुनः वह गलतियां हम सबसे न हो जिससे हमें लंबी गुलामी का सामना करना पड़ा। गुलामी की कारा को काटकर इस देश को आजाद कराया गया। इस देश का इतिहास सन 57 से 1947 तक का इतिहास नहीं है, ये उससे और पहले का इतिहास है। बहुत सारे लोग आपने संभवतः जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे संथाल आंदोलन का नाम सुना होगा। संथालों का जो आंदोलन था उसके और पहले जाइए, सन्यासियों के आंदोलन का जिक्र आता है। तो तमाम ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने इस देश और समाज को ऊर्जा दी, इस देश और समाज को रास्ता देने का काम किया और इस भारत माता को हम गुलामी की कारा से मुक्त करा पाए। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, हमारा कोई सामान्य इतिहास नहीं है। दुनिया के लिए यह धरती एक बाजार है, हमारे लिए यह धरती एक परिवार है। ये हमारी और उनकी सोच का फर्क है। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, वो पूरे विश्व को बाजार मानते हैं। तो जो औपनिवेशिक ताकते हैं, जो विस्तारवादी ताकते हैं, जो भय और आतंक के बल पर दुनिया को अपने वशीभूत करने की कोशिश में लगी हुई है, उस दुनिया की ऐसी ताकतों को सबक सिखाने के लिए हमको और आपको जागरूक होने की जरूरत है। हमारे इतिहास को दुनिया ने माना है और अब तमाम ऐसे इतिहासकार हैं जो भारत की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख अपने इतिहास के ग्रंथों में किए। दुनिया की तमाम बड़ी संस्कृति
हस्तियां मिट गई, समाप्त हो गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रोम अपने सुंदरता के लिए दुनिया में जाना जाता है, टर्की जो है अपने बहादुरी के लिए जाना जाता है, चाइना जो है वो अपने तकनीकी कौशल के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतवर्ष अपने ज्ञान के बदौलत पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। आप सुंदर पिचाई का नाम संभवतः सुने हो। सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के ईसीओ, सीईओ। तो सुंदर पिचाई को अगर आप जानते हैं, वो भारतीय हैं। और आज बंदूक का जमाना नहीं है, आज मसल पावर का जमाना नहीं है। जो सॉफ्ट पावर है उसको डेवलप करने का जमाना है। तो हमारे ये बच्चे जो बैठे हैं इस सभागार में, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि भारत दुनिया की उभरती हुई सॉफ्ट पावर के रूप में अपने नए इतिहास को, अपनी गौरव गाथा लिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को प्रणाम